मैं पिछले लेक्चर में बच्चों आपको यूजेस ऑफ डायमेंशन पढ़ा रही थी। मैं 3 यूज़ बता चुका था। तीसरे यूज में 2 एप्लीकेशन छोटा सा सवाल बताया था। 1 न्यूटन 10 का पावर 5 डाइन और 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग कन्वर्ट करना सिखाए थे फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को। तो देखो अभी फिर से मैं थोड़ा सा डायमेंशन को लेके चलता हूँ, पीछे ले चल रहा हूँ। फिर कुछ नया डायमेंशन सिखाते हैं 5-10, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं 3rd यूज पर आता हूँ और फिर तो हिट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हिट का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ हिट एनर्जी के बराबर, और एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2। मैं आपको सिखाने चला हूँ स्पेसिफिक हिट का डायमेंशन। जब हिट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो इस तरह का डायमेंशन मैं पहले भी बोल रखा कि हम लोग कोशिश करेंगे पूरे 11th और 12th के डायमेंशन, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना सीखे बिना चैप्टर को पढ़े हुए। लेकिन स्पेसिफिक हिट की बात करें, स्पेसिफिक हिट को S या C से लिखा जाता है। S और C से लिखते हैं, हम अभी C से लिखने जा रहे हैं। हिट लॉस्ट और हिट गेन का फॉर्मूला होता है बच्चों mc डेल थीटा। डेल थीटा चेंज इन टेम्परेचर, लॉस्ट करेगा तो डिक्रीज इन टेम्परेचर और गेन करेगा तो राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिफरेंस है राइज और डिक्रीज, राइज और फॉल इन टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ हिट को Q से लिख देते हैं। तो C बराबर क्या लिखाएगा, या C जो है सो स्पेसिफिक हिट। डिटेल में पढ़ाया जाएगा जब पढ़ेंगे हिट लॉस्ट और हिट गेन की बात करेंगे तो C बराबर Q/M डेल थीटा। अब डायमेंशन लिखा जाएगा, यूनिट लिखा जाएगा इसके आधार पर। अमाउंट ऑफ हिट mL2T-2, मास के लिए m, और चेंज इन टेम्परेचर, राइज और डिक्रीज इन टेम्परेचर के लिए K लिखाएगा। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर बराबर टेम्परेचर। तो इसका डायमेंशन क्या लिखोगे, L2T-2 K इनवर्स, या स्पेसिफिक हिट का डायमेंशन लिखना सिखाया। यूनिट कैसे लिखोगे बाबू, इसके आधार पर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हिट। अब स्पेसिफिक हिट ऑफ वाटर क्या होगा, एयर क्या होगा, इस तरह का वैल्यू। स्पेसिफिक हिट ऑफ स्टीम क्या होगा, डिफरेंट सब्सटेंसेस का स्पेसिफिक हिट जब पढ़ेंगे, हिट कैलोरीमेट्री थर्मोडायनेमिक्स में तब बात करेंगे। अभी सिर्फ यूनिट और डायमेंशन से बात करनी है बच्चों। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हिट बताइए, ऐसा यूनिट ऑफ हिट जूल होगा। एनर्जी है जूल, मास के लिए kg, तो जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स टेम्परेचर के लिए, या जूल पर क्या लिखा जाएगा, जूल पर kg इंटू केल्विन, ये बोलना जाए। इसका ये प्रैक्टिकल यूनिट होता है कैलोरी हिट का। तो कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री C इनवर्स भी बोला जाता है। इसकी दूसरी इकाई हम लोग लिख सकते हैं CGS में, लेकिन रहने दीजिए। हिट का एक अलग यूनिट होगा कैलोरी। एक कैलोरी 4.2 जूल होता है, ये हम भी लिख ही देते हैं। अदर यूनिट ऑफ हिट इज कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 4.2 जूल। कन्वर्सन याद करने का मैं बोलता हूँ। अदर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हिट, स्पेसिफिक हिट कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री C इनवर्स। इस तरह की बात को हम लोग देखें। फार्मूला बताए, पहले थर्मल कैपेसिटी में लिखाया था
गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थर्मल कैपेसिटी, एंट्रोपी, ऑल आर डायमेंशनली सेम बताया था। तो इस तरह का फॉर्मूला सब आपको पढ़ा हुआ है। थर्मल कैपेसिटी बराबर होगा कैपेसिटी m इंटू सी, मास गुने स्पेसिफिक हीट, और वह q बाई डेल थीटा। यह क्या होगा, जूल और पर केल्विन। इसका डायमेंशन लिखे तो इसके आधार पर mL2T-2 हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर K, तो mL2T-2 K इन्वर्स लिखाएगा। यह गैस कांस्टेंट के लिए भी लिखते थे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए भी, और थर्मल कैपेसिटी। मैं तो बोलने को बोल गया गैस कांस्टेंट में बहुत सारे में मोल इन्वर्स भी लिखा जाता है। तो इस तरह की बात करेंगे। थर्मल कैपेसिटी का डायमेंशन बताया। एक होगा लैटेंट हीट, L से लिखते हैं। फिक्स टेम्परेचर पर बॉडी के द्वारा हीट लॉस्ट होगा और हीट गेन होगा, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। और इससे अमाउंट ऑफ हीट को लैटेंट हीट बोला जाएगा। जब पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब पढ़ेंगे, जब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे तो लैटेंट हीट। अभी हमको इसके यूनिट और डायमेंशन से मतलब है। तो हीट लॉस्ट और हीट गेन का यहाँ फार्मूला होगा जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज ऑफ स्टेट की बात करोगे, आइस 0 डिग्री सी पर होगा, हीट लेगा तो 0 डिग्री सी वाटर में कन्वर्ट होगा। तो टेम्परेचर रहा 0 डिग्री सी, सामान्य तौर पर हीट लेने पर टेम्परेचर राइज करेगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और हीट लॉस गेन हो तो उसको लैटेंट हीट है ना, गुप्त उष्मा हिंदी में बोलेंगे, छुपा हिडन अमाउंट ऑफ हीट। तो वो लैटेंट हीट कहलाता है। जनरली हीट लॉस गेन से टेम्परेचर में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे हीट की बात करेंगे जिसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो L इज़ लैटेंट हीट, L बराबर Q/m। Q हो गया mL2T-2 बाई m, मास कट गया। तो यहाँ पूरा लिखेंगे, काहे कि L हम लोग लेंथ के लिए लिखते हैं, तो L इज़ लैटेंट हीट यहाँ लिखें। तो यहाँ EL लेंथ के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो यहाँ पर हम लोग लैटेंट हीट डायरेक्ट लिखे पूरा। तो लैटेंट हीट का डायमेंशन क्या होगा, इसलिए डायमेंशन ऑफ लैटेंट हीट L2T-2 है ना। अब इसका वैल्यू सब याद रखोगे ना तो कुछ काम हो जाएगा। जैसे वाटर का लेटेंट हीट होता है, मेल्टिंग है ना, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी हीट हो गया, ग्राम मास हो गया। और उसी तरह SI में बोलेंगे तो 3.36 × 10⁵ जूल पर केजी। तो जूल पर केजी, तो यूनिट याद रखने से भी डायमेंशन लिखा जा सकता है। और तो वो सब वैल्यू सब अभी नहीं लिखाने जा रहे लेटेंट हीट सब का। जब हम लोग हीट लॉस्ट और हीट गेन और कैलोरीमेट्री की बात करेंगे तब वो सब वैल्यू, लेकिन अभी डायमेंशन में सिखाया। आगे मैं सिखाऊंगा आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क बाय मास। तो वर्क बाय मास जूल पर केजी, इट मीन्स लैटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैं एक साथ 3 पोटेंशियल की बात सिखाऊंगा अभी, है ना, अगले लेक्चर में, चाहे 2 लेक्चर के बाद, है ना। जब 11th और 12 को मिलाकर डायमेंशन लिखना सिखाएंगे, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल। अभी बोलना नहीं, समझाएंगे तब हम इसको लिखाएंगे आगे, तब बात करेंगे। लेकिन अभी लिख ले किसका, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वर्क बाय मास, वर्क के लिए mL2T-2, मास के लिए m, तो L2T-2। यह L2T-2 लैटेंट हीट और क्या चीज़, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बड़ा काम का चीज़ निकल गया कि लैटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आर डायमेंशनली सेम। L2T-2 दोनों का डायमेंशन होगा। तो इतनी बात है। और इसमें और जोड़ना चाहोगे तो m0 लिखा जाता है भाई, m0 L2T-2। ये तो मैं बोला ही कि जो लेटर लिखेंगे उसके पावर में 0 लिख सकते हो, नहीं है तो उस डायमेंशन में। तो इतनी बात सिखाया। एक और सिखा लेते हैं, फिर आगे हम यूजेज ऑफ डायमेंशन पर आते हैं। तो इतनी बात, नई बात को सिखाने का कोशिश करेंगे,
है ना। आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड्स में कैलोरीमेट्री मेरे को ठीक से आइडिया नहीं है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड सब में क्या है, 9th 10th में पूरा कैलोरीमेट्री सब पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। जितना आपको 11th में पढ़ना है वो 9th 10th में भर दिया हुआ। तो सारा बहुत जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उसको तो ये फार्मूला सब याद ही होगा। स्टीफेंस कांस्टेंट सब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल सिग्मा सिंबल है, ग्रीक सिंबल। स्टीफेंस लॉ वो बोलता है E बराबर सिग्मा T4। E इज व्हाट, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। T is temperature in Kelvin। सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट। यह बोलता है ब्लैक बॉडी पढ़ाया जाएगा, है ना, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड रेट बोला गया, रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी from unit area of any black body is directly proportional to 4th power of its absolute temperature। absolute temperature केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर लिखेंगे उसको absolute temperature में। तो T4 के E varies T4 और E बराबर क्या, समथिंग कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज सिग्मा, स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेन के द्वारा दिया गया था तो उसके ऑनर में स्टीफेंस कांस्टेंट। तो मेरे को बताना एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, और सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट। सिग्मा का वैल्यू मैं रटा रहा हूँ, वैल्यू ऑफ सिग्मा 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 यूनिट। एनर्जी पर सेकंड को वाट बोला जाता है, अब पर यूनिट एरिया तो वाट मीटर -2, और टेम्परेचर का पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो K4 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो K-4। इतना याद रखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं इस यूनिट के आधार पर। लेकिन यहाँ तो फार्मूला में दे दिया हूँ, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड क्या होगा, सिग्मा बराबर E/T4। E क्या है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड को वाट बोले, पावर होगा एनर्जी बाई टाइम। तो mL2 चाहे पूरा लिखिए, एनर्जी पर यूनिट एरिया, mL2 T-2 एनर्जी पर यूनिट एरिया तो L-2 पर सेकंड तो T इनवर्स। अब बाई यह T टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के लिए K4 लिखा जाएगा, डायमेंशन। ये फार्मूला ला दिए हम लोग, इस फार्मूला से सिग्मा का E/T4 है, T के जगह K लिखे हैं और ऊपर में T टाइम के लिए क्या होगा बच्चों, MT-3 K-4 हो जाएगा इसका डायमेंशन। यहाँ पर डायरेक्ट भी बोला जा सकता है इसके आधार पर, mL2 T-3 L-2 डायरेक्ट, और टेम्परेचर के तो है ही K-4। एल वाला +2 -2 0 हो जाएगा, L का पावर 0 1 तो कितना होगा, MT-3 K-4। स्टीफेंस कांस्टेंट याद रखोगे बच्चों, 5 6 7 8 5.67 इंटू 10 का पावर -8 वाट मीटर -2 K-4। याद रखने का तरीका हो गया 5 6 7 8 5 6 7 8 5.67 इंटू 10 का पावर -8, 2-4 बार बोल देंगे तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो जो वैल्यू आपको आसानी से याद हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट याद कर लो तो डायमेंशन आसानी से निकल जाएगा। स्टीफेंस कांस्टेंट सिखाएं हम आपको, और भी अगले लेक्चर में फिर मैं डायमेंशन, पहले इतने को फिर से आप रिवाइज करोगे, नया नया डायमेंशन में हर लेक्चर में अभी चलेगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला बात सब थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन संग्रह करते रहे सब डायमेंशंस को और याद करोगे तो आगे फ़ायदा देगा। ये आपके हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का चीज़ सब है। तो चलिए आगे हम यूजेस ऑफ डायमेंशन पर रोके थे पढ़ाई को, वहीं से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। फिर से तीनों यूज को मैं फिर से थोड़ा एक एक एग्जांपल देकर समझा लेता हूँ। थर्ड यूज पर अटके थे, थर्ड यूज पर ढेर सारा प्रॉब्लम बनाना है अभी, और फोर्थ यूज तब आएंगे हम लोग।
यूज ऑफ डायमेंशन बताया था। पहला यूनिट यूज था टू गिव द यूनिट, एनी फिजिकल क्वांटिटी। छोटा सा उदाहरण, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी LT-1, इसलिए यूनिट ऑफ वेलोसिटी L के जगह मीटर, टाइम के जगह सेकंड। अगर लेंथ को किलोमीटर, टाइम को आवर, तो किलोमीटर पर आवर। तो ये यूनिट लिखा जा सकता है किसके आधार पर? डायमेंशन के आधार पर। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन छोटा ले रहे हैं। अभी एक्सेलरेशन का डायमेंशन में रहता क्लासरूम, तो क्या है क्लासरूम मतलब जहाँ बच्चे मेरे सामने होते तो वहाँ मैं पूछता तो और सारे बच्चे जवाब देते आप लोग। लेकिन चलिए, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन LT-2, इसलिए यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन डायमेंशन के आधार पर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ये छोटा सा उदाहरण बोला, मीटर इंटू सेकेंड का पावर -2। फर्स्ट यूज यह था। सेकेंड यूज था मेरे बच्चा टू चेक दी एक्यूरेसी, और करेक्टनेस ऑफ एनी फार्मूला जो फिजिक्स में आएगा, उस फार्मूला को चेक कर सकता, ऑफ एनी फार्मूला और इक्वेशन। फिर से मैं एग्जाम्पल की जगह प्रॉब्लम दे रहा हूँ। चेक द गिवन फार्मूला S बराबर UT प्लस 1/8 AT²। बहुत बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर S बराबर UT प्लस हाफ AT²। भैया वही सही है, वो मैं गलत जानकर यहाँ ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ जो क्या है गलत है, लेकिन आपको डायमेंशनली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT²। काइनेमेटिक्स में जब पढ़ेंगे मोशन, उसमें ये दिखाएंगे। V बराबर U प्लस AT, ये छोटा छोटा फार्मूला है, और भी जो भी फार्मूला याद रहेगा हम लोग लिख सकते हैं अपना, है ना। चेक करो भाई सही है कि गलत, तो सॉल्यूशन हो गया। पहला के लिए डायमेंशन ऑफ LHS, डिस्टेंस, ये सिंबल्स यहाँ लिखता है, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। जो व्यवहार में करते आ रहे हैं उसी तरह का। S डिस्टेंस के लिए, U इनिशियल वेलोसिटी, आज के डेट में V0 लिखा जाएगा, V0 लिखा जाएगा इनिशियल, लेकिन हम लोग इसी को यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी के लिए। U T टाइम होगा, A एक्सेलरेशन होगा, V वेलोसिटी आफ्टर टाइम T, जिसको बहुत सारे बुक में बहुत सारे लोग तुम पढ़ के आओगे फाइनल वेलोसिटी, मैं बोलूँगा वेलोसिटी आफ्टर टाइम T, वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस S डिस्टेंस ट्रैवल करने में T समय लगेगा, तो उसके बाद उस S दूरी के बाद या T समय के बाद वेलोसिटी बदल कर U से भी, किसके कारण? एक्सेलरेशन के कारण। जब आगे पढ़ाएंगे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस बताएंगे। तो डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ RHS फर्स्ट, यानी RHS में दो टर्म है बच्चों, UT प्लस 1/8 AT²। तो फर्स्ट का हम लोग डायमेंशन निकालने चले।
यू क्या है तो वेलोसिटी है, इनिशियल हो या बाद का बीच का हो कहीं का हो, सब के लिए वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन, और टाइम के लिए टी कितना होगा एल होगा। चलिए डायमेंशन ऑफ आर एच एस सेकेंड 1/8, 1/8 का कोई डायमेंशन नहीं होता है। मैं पहले भी बोला 5 kg और 5000 kg सब के लिए एम ही लिखाएगा। 1/8 हो या 1/2 हो, उसको डायमेंशन को उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या लिखेंगे 1/8 को छोड़ दिए। ए एक्सेलरेशन तो एल टी माइनस टू इंटू क्या टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर एल बचा। तो इसलिए डायमेंशन ऑफ आर एच एस एल प्लस एल लिखा जाएगा, या 2 नहीं लिखेंगे, या अलजेब्रा नहीं पढ़ा रहे हैं कि एल प्लस एल बराबर 2L, एल प्लस एल बराबर एल, लेंथ प्लस लेंथ बराबर लेंथ, फोर्स प्लस फोर्स बराबर फोर्स लगेगा 8 पटा कि 2L क्यों नहीं लिखे सर, तो 1/8 क्यों नहीं लिखे, छोड़ दिए। डायमेंशन में कोई उसका मतलब है। तो अभी डायमेंशन की बात कर रहे तो एल प्लस एल बराबर एल, जो किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ LHS के बराबर है। और वही हम लोग का कल का फॉर्मूला लिखा हुआ था कि दस द गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। देखो भाई डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन वास्तविकता क्या होगी आगे चल के पढ़ेंगे, या वास्तविक रूप से सही नहीं होगा, 1/2 आएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये ड्रॉबैक हो गया इस डायमेंशन का कि वह न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रोवाइड नहीं करता है। मैं कल की बात, कल के लेक्चर को ही रिवाइज कर रहा हूँ, दूसरा उदाहरण दे के। तो क्या होगा लास्ट में, क्या लिख दोगे बच्चों, इसको मैं मिटा लूँ थोड़ा सा। Thus, the given formula is dimensionally correct. सेकंड को इसी तरह से कर सकते हो बच्चों। तो सेकंड में क्या है सो देख ले फिर से। v वेलोसिटी है t टाइम के बाद, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। दूसरे सवाल को भी इसी तरीके से, डायमेंशन ऑफ LHS भी वेलोसिटी LT माइनस 1, डायमेंशन ऑफ RHS फर्स्ट टर्म U LT माइनस 1, इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इनिशियल हो या बाद वाला हो, है ना, इनिशियल बोले तो शुरुआत का है, t बराबर 0। डायमेंशन ऑफ RHS फर्स्ट, डायमेंशन ऑफ RHS सेकेंड, फिर a एक्सेलरेशन LT माइनस 2 और टाइम के लिए t LT माइनस 1। इसलिए देख रहे हैं प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया LHS RHS का। इसका मतलब यह फार्मूला क्या है, सही है, तो डायमेंशनली सही बोला जाएगा। डायमेंशन ऑफ RHS LT माइनस 1 वेलोसिटी प्लस LT माइनस 1 LT माइनस, और यही किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ LHS। फिर वही भाषा, दस द गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। यह वास्तविक रूप से भी सही है। जब पढ़ेंगे तो आप पढ़े हुए हैं, 9th में पढ़ के आए हैं इस तरह का फार्मूला सा, तो हम वही फार्मूला लिखने का कोशिश कर रहे हैं ज़्यादातर अभी जो आप 9th 10th में पढ़ कर आए हैं। मैं अगले दिन का टास्क अभी दे देता हूं कि आप घर पर क्या करोगे, 10th के करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला फार्मूला सबको घर पर से रिवाइज करके आओगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के उल्टा को कंडक्टेंस बोलते हैं, ओम्स लॉ क्या है ना। तो इस तरह का फार्मूला सब हम लोग को यूज होने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना, टेस्ला, ये सब थोड़ा सा। तो अगला जो लेक्चर होगा, ये अगला ही बोले तो अगला 2-3 लेक्चर के बाद भी या नेक्स्ट लेक्चर भी जैसा देखेंगे, जैसा प्रोग्रेस होगा उस हिसाब से मैं बात करूँगा।
तो वो 10th वाला चीज़ 12 में मैं बोला था। तो मैं डायमेंशन में कम से कम ऐसा करने जा रहा हूँ जो हमारे 11th और 12 दोनों का यूनिट और डायमेंशन हम लोग को क्या हो जाए, याद हो जाए। याद हो जाए मतलब प्रैक्टिस से याद होना, यह नहीं कि वो बैठकर उसको याद करने का चीज़ है। यहाँ मैं लिखते लिखते चला गया। दस द गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। चलो इतना हो गया। सेकंड यूज में फिर से रिपीट कर दिया। थर्ड यूज था टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, है ना। देखो भाई अब इसको मिटा ले। फिर थर्ड यूज बोले टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी from one system to another system. To another system. कल 2 प्रॉब्लम इस पर बताए थे और वह कन्वर्सन याद रखने का हो गया। 1 न्यूटन 10 का पावर 5 डाइन के बराबर और 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्थ के बराबर। उसी से मिलता जुलता है 2-4 सवाल और बनाबे और कुछ डिफरेंट भी देखे। तो प्रॉब्लम, if value of atmospheric pressure in CGS system is 10 to the power 6 dyne per centimeter square, find its value in SI। भैया CGS में दिया। इससे पहले 2 प्रॉब्लम बताए जिसमें SI में दिया था, CGS में निकालना था। अभी आप CGS सिस्टम में दिया हुआ है वैल्यू और SI में निकालना है। किसका वैल्यू दिया हुआ है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका डायमेंशन लिखना पड़ेगा। मेरे बच्चों, मैं आपको प्रेशर का डायमेंशन फोर्स बाई एरिया से निकालना सिखाया था, ml-1 T-2। मैं कभी कभी बोलता हूँ क्या, छोड़ी करो क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन जो दिया हुआ है एग्जामिनेशन में, जो क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा उसी से आप कोई चीज़ निकाल लो तो वह चोरी चोरी नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इसके यूनिट से डायमेंशन भी लिखा जा सकता है। एक क्लू है वैसे जगह के लिए जहाँ पर आपको उस क्वांटिटी का, दिए हुए क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं आता रहे और यूनिट दिया रहे तो यूनिट से डायमेंशन लिखना है, यह कलाकारी हो जाएगा। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में डायमेंशन उसी को आधार मानकर लिख रहे हैं, यूनिट को आधार, लेकिन आपको आना चाहिए ml-1 T-2। तो हेयर यूनिट हेयर डायमेंशन ऑफ प्रेशर, जो चीज़ का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। डाइन हो गया 4, सेंटीमीटर हो गया L स्क्वायर, सेंटीमीटर L और स्क्वायर है तो L स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन ml-T-2 बाई L स्क्वायर ml-1 T-2। इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको आता था, लेकिन मैं ये बताने का कोशिश किया कि यूनिट दिया रहेगा तो यूनिट से हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। और रटा हुआ फार्मूला क्या थी? फार्मूला था अगेन एज N1 U1 बराबर N2 U2। गिवन वाला को 1 और डिजायर्ड वाला को 2। तो क्या निकालना है? N2 बराबर N1 U1 बाई U2। N1 के जगह जो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो 10 का पावर 6 U1 CGS सिस्टम में है ना। डाइन और सेंटीमीटर नहीं लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ डायमेंशन के आधार पर बात करनी है। तो डायमेंशन के आधार पर यूनिट बोलो बच्चों। मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर और टाइम के लिए सेकंड। दिया हुआ है CGS में तो CGS में लिख दिए। अब ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे क्या होगा? SI में तो kg, सेंटीमीटर के नीचे मीटर और सेकंड के नीचे सेकंड। और इसका पावर आप डायमेंशन के आधार पर, मास का पावर 1,
नहीं लिखना है, लेंथ का पावर -1 और टाइम का पावर -2। ये इस तरह का चीज़ हो गया। जो गिवन होगा उसको ऊपर में लिखते हैं, जो डिज़ायर्ड है, जो आवश्यक है, जो निकालना है उसको नीचे लिखते हैं। ये तरीका हो गया। तो क्या होगा, अब इसको आगे बढ़ा दो। इसी में 10 का पावर 6 ग्राम को केजी में ले जा सकते हैं, नहीं तो ग्राम को ही रहने दें और केजी को 1000 ग्राम रेशियो में जिसमें कन्वर्ट करे, कोई फ़र्क नहीं पाएगा। सेंटीमीटर रहने दें और मीटर को 100 सेंटीमीटर, और सेकंड कैंसिल होकर 1 और 1 का पावर -2। इसका वैल्यू क्या होगा, 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर -3 ऊपर गया, ग्राम ग्राम कैंसिल, 1000 10 का पावर 3 ऊपर गया -3, ये सेंटीमीटर कैंसिल, 10 का पावर 2 -2 और -1 +2 हो जाएगा, और 1 का पावर कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो वो गया 1 हो गया। कितना बचेगा, 10 का पावर 5। ये स्टैंडर्ड वैल्यू के रूप में लिया जा सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू। तो यह क्या निकला फाइनल रिजल्ट, 10 का पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 का पावर 5। एसआई में डाइन के जगह न्यूटन, सेंटीमीटर के जगह मीटर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑर्डर में दिखा जाता है। एक्यूरेट वैल्यू जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इसी को 1.01325 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को 1 मान लेते हैं और 10 का पावर 5 ऑर्डर में लिखा जाता है। या साइंटिफिक नोटेशन में मैं बोलूँगा कि नंबर को 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में ही लिखना है, और जो भी नंबर होगा वो डिजिट ऑर्डर में चला जाएगा। तो यहाँ पर 101325 101 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर याद रखना है। इसको साइंटिफिक नोटेशन जब आगे सिखाएंगे वो इसमें इस तरह से लिखा जाएगा। आगे क्या इसी चैप्टर का चीज़ है, इसी तरह बोलते बोलते हम लोग सीख जाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को 1 और 10 के बीच में ही लिखना है, ऑर्डर में व्यक्त कर देना है। और तो देखो इतना, यह सवाल समझ में आया। जिस क्वांटिटी को चेंज करना है पहले उसका डायमेंशन लिख लेंगे, n1 बराबर n2 u2 करेंगे। n2 जो हमारा डिजायर्ड है नंबरिकल वैल्यू वह है n2 लिखेंगे, तो n2 का फार्मूला लिख दिए और जैसे तैसे बना दिए सवाल को हम लोग। अब इसी पर फिर दूसरा सवाल, 3 सवाल में बताया एक ही तरह का है, सब एक ही तरह का होगा थर्ड एप्लीकेशन का। अभी चलिए चौथा सवाल पर हम आपको ले चल रहे हैं। थर्ड यूज पर प्रॉब्लम बता रहे हैं, कन्वर्ट 1 poise इन पास। अब जिसको रटवाए हैं कि पॉइज और पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का CGS और SI यूनिट है रेस्पेक्टिवली। पॉइज है CGS यूनिट और पास है SI यूनिट। जिस बच्चे को ये बताए कि पास कहाँ से आया है, तो पास्कल इंटू सेकेंड से, प्रेशर इंटू टाइम से, तो डायमेंशन तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। और ऐसे भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं, ml-1 T-1। लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ कि क्वेश्चन से भी कुछ सीखो, क्वेश्चन से भी कुछ निकालने का टेक्निक जानकारी होनी चाहिए। तो पहले तो लिखना होगा एज पॉइज एंड पास are the CGS and SI unit of, ये सब अभी से बोलते रहना है तो याद रहेगा आगे के चैप्टर के लिए। CGS and SI unit of coefficient of viscosity, poise and pass are the CGS and SI unit of coefficient of viscosity respectively. Dimension of coefficient of viscosity
सिर्फ 11th के स्कूल के एग्जामिनेशंस में, कॉलेज के एग्जामिनेशंस में इस तरह की बातों को सजा के लिखना है और आगे के परीक्षाओं में डायरेक्ट क्या करना है, जल्दी जल्दी में सवाल का सॉल्यूशन निकाल देना है। और मैं तो बोलूँगा कि वैल्यू याद रहेगा। तो क्या है सो देखिए, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशन ऑफ पूरा लिखा जाए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। प्रेशर इनटू टाइम बोल रहे थे, कहाँ से, तो पास से, और नहीं तो याद है आपको ml-1 T-1, पास प्रेशर के लिए ml-1 T-2 और सेकंड के लिए T ml-1 T-1। अगेन एज मैं बोलता हूँ रटा हुआ फॉर्मूला N1U1 बराबर N2U2। अभी तक एक तरह से मूल फार्मूला E बराबर mc² एक लिखे थे और दूसरा लिखे थे N1U1 बराबर N2U2, और उसके बाद तो डिफरेंट फार्मूला सब आया है फिजिकल क्वांटिटी। N2 बराबर क्या होगा, N1U1/U2। N1 कितना है 1, पॉइज है तो CGS यूनिट है पहला गिवन। तो क्या लिखोगे मास के लिए, मैं बोला पॉइज नहीं, वो पॉइज CGS यूनिट है और यहाँ से हम लोग डायमेंशन से यूनिट लिखेंगे। तो मास के लिए क्या लिखोगे ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर और टाइम के लिए सेकंड। नीचे इसके कॉरस्पॉन्डिंग SI में ले जाना है, तो ग्राम के नीचे केजी, सेंटीमीटर के नीचे मीटर और सेकंड के नीचे सेकंड, और पावर ml-1 T-1। अब इसको फिर सॉल्व करो भाई आगे, है ना। ग्राम के लिए क्या रहेगा, ग्राम ही रहने दें, और केजी के लिए 1000 ग्राम। सेंटीमीटर कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको ले जाना है SI में और सर या SI वाले को ही CGS में, रेशियो में जिसमें कन्वीनियंस आपको बुझाए उसमें बदल देना है। सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, पावर -1 है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। सेकंड कैंसिल, 1 का पावर -1, 1 का पावर कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 1 होगा, और 1 से मल्टीप्लाइड करना है, 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गुना करना। क्या होगा, 10 का पावर -3 होगा या 10 का पावर -2 होगा और उसका पावर -1 होगा। 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर 2, पावर का पावर मल्टीप्लाइड होगा, -2 और -1 तो +2 होगा। 10 का पावर -1 बचेगा, 1/10 बोलोगे, इसलिए 1 पॉइज बराबर 1/10 पास। और यही हमको दे सकता है क्या चीज़, 1 पास बराबर 10 पॉइज। याद कराने का तरीका हो गया। तो याद रखो भाई, ये पास और पॉइज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का CGS और SI यूनिट है रेस्पेक्टिवली। तो एक छोटा फिर सवाल बताए, किसके आधार पर, थर्ड यूज के आधार पर, कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जितना प्रैक्टिस करोगे तो जब कम्पिटिटिव लेवल की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट से मोस्ट प्रोबेबल रहता है कि रहता ही है, चाहे जिस स्टैंडर्ड का हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, 11th की परीक्षा में तो रहता ही है सब। If the value of surface tension of liquid is 70 dyne per centimeter, वही सवाल है, वहाँ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता था प्रेशर वाला, यहाँ सरफेस टेंशन डाइन पर। फाइंड इट्स वैल्यू इन SI या CGS सिस्टम में। इफ़ द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इन CGS इज इतना 79, यूनिट से पता लग रहा है कि CGS में, और निकालना है किस में, SI में। सॉल्यूशन, फिर मैं बोलूँ सरफेस टेंशन का डायमेंशन तो फोर्स बाय लेंथ से निकालोगे, और मैं बोला नहीं याद है किसी कारण बस, तो डाइन पर सेंटीमीटर से यूनिट गिवन है, उससे हम लोग क्या कर ले, ड्राइव कर ले डायमेंशन। तो क्या होगा, हेयर डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन
फोर्स बाय लेंथ, डाइन फोर्स सेंटीमीटर लेंथ, MLT माइनस 2 L MT माइनस 2। मैं तुमको दिखाया पिछले लेक्चर में सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ऑल आर डायमेंशनली सेम, और फोर्स बाय लेंथ से उसका डायमेंशन निकाल कर दिखाया था MT माइनस 2। अब फिर वही चीज़ अगेन एज N1 U1 बराबर N2 U2। मैं बोला गिवन वाले को अपने लोग 1 मानते हैं, डिजायर्ड वाले को 2 लेंगे, तो N2 बराबर N1 U1 बाई U2। किसी को 1 किसी को 2 माना जाए, लेकिन हम लोग एक ट्रेडिशनल चीज़ लेते हैं कि जो गिवन है वह 1 और जो निकालना है वह 2। क्या होगा N1 के जगह न्यूमेरिकल वैल्यू 70, यूनिट डाइन और पर सेंटीमीटर नहीं वाला, हम लोग डायमेंशन से, तो यहाँ तो लेंथ है ही नहीं, सिर्फ किलो, सॉरी पहले CGS है दिया हुआ, तो ग्राम, टाइम के लिए सेकंड, नीचे इसके कॉरस्पॉन्डिंग SI में ले जाना है kg, और सेकंड पावर MT माइनस 2, तो माइनस 2। अब इसको कन्वर्ट कर दो, जो आएगा वैल्यू आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होगा 70 ग्राम में बोला रहने देने के लिए, kg तो 1000 ग्राम, और सेकंड कैंसिल, 1 का पावर माइनस 2। कहीं कहीं पर 1 का 2 लिखा गया। पिछले इसी क्लास में मैं एक जगह देखा कि मैं लिखाया था LT माइनस 1, मैं बोला इसका डायमेंशन के आधार पर यूनिट क्या होगा, मीटर सेकंड माइनस 1, और वहाँ माइनस 2 लगता है लिखा गया है। उसको अपना करेक्ट करते रहोगे, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, वो है तो 1 माइनस 2 यहाँ भी देख रहे हो कितना, 1 का पावर माइनस 2 तो वो 1 हो जाएगा। 70 इंटू 10 का पावर माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई, 0.7, 7 इंटू 10 का 10 का पावर माइनस 2, एक ख़त्म होगा, 7 इंटू 10 का पावर माइनस 2। इसी में रहने देंगे, साइंटिफिक नोटेशन में इसे बोल देते हैं, 1 और 10 के बीच में बोलते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है, 0.07 भी लिखा जा सकता है। मेरा बच्चा बोलो अब क्या हो गया, तो 70 डाइन पर सेंटीमीटर बराबर 7 इंटू 10 का पावर माइनस 2 न्यूटन, डाइन के जगह न्यूटन, सेंटीमीटर के जगह मीटर। तो यह कन्वर्ट कर दिए उस वैल्यू को SI में। इतनी बात समझ गए। यहाँ से 10 का पावर माइनस 3 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, और 7, यह 1 0 ख़त्म हो गया, 10 का पावर माइनस 2 बचा तो 7। तो यह देख लिए, अगर नहीं भी आता रहता है डायमेंशन, तो यूनिट अगर प्रोवाइड दिया रहे क्वेश्चन में, तो हम लोग उसको यूनिट से डायमेंशन को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन आएगा यार, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरे अगले साल तक क्या करना है। 2020 तो बड़ा कोरोना वायरस वाला ईयर हो गया, कोरोना काल में हम लोग ये सब शुरुआत किए हैं। अभी 1 साल 1.5 साल के बाद इस सब को फाइनल इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्जामिनेशंस में फेस करना पड़ेगा। 11th के एग्जामिनेशंस में थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा इस तरह का चीज़ सब। 3 यूज का डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में दिखाया। अब 4th यूज पर ले चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब उस पर सवाल नहीं बनाएंगे, आप बनाते रहेंगे, बहुत सारा हम भी दिखाते रहेंगे। आगे के भी चैप्टरों में जब आगे बढ़ेंगे तो पिछले चीज़ों को रिवाइज करते हुए बात करते रहना है हर हमेशा। तो हर हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को फेस करना है और उसको बनाते चलना है। मैं 4th यूज में चल रहा हूँ, डायमेंशन के 4th यूज की बात कर रहे हैं। टू ड्राइव द रिलेशन among different physical quantity। इसमें करना क्या है भाई, एक क्वांटिटी को 3 क्वांटिटीज़ में ज़्यादातर यही मिलने वाला है, और नहीं तो 2 क्वांटिटीज़।
तो एक क्वांटिटीज़ को 3 क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस करना है। जैसे हम लोग फोर्स का डायमेंशन mlt-2 लिखे तो मास, लेंथ और टाइम में व्यक्त कर दी। तो उसी तरह कोई 3 फंडामेंटल माना नहीं जा सकता है, लेकिन अभी क्वेश्चन में वह देखेंगे कि यह 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसमें चौथा किसी क्वांटिटी का डायमेंशन हमको फार्मूला निकालना है, या उस क्वांटिटी को, एक क्वांटिटीज़ को 3 क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस करना है, रिलेशन निकालना है। तो उस तरह का प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, सो देखा। तो डायमेंशन के आधार पर हम लोग एक क्वांटिटीज़ को 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या करना है सो देखें। तो प्रॉब्लम से ही, एग्जाम्पल के जगह हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, सवाल बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इफ़ फोर्स F, फोर्स को क्या ला F लेटर से, मास M एंड लेंथ L are taken as fundamental quantities। मास लेंथ तो फंडामेंटल है, लेकिन फोर्स तो फंडामेंटल है नहीं, ड्राइव क्वांटिटी। लेकिन इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि फोर्स को भी फंडामेंटल माना जाए। तो फोर्स, मास एंड लेंथ आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। देन find the dimension of velocity। दूसरी भाषा में वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लीजिए। किसके टर्म में? फोर्स, मास और लेंथ के टर्म। तो अब किसके आधार पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो सॉल्यूशन में कैसे है? वी मे राइट, हम लोग लिख सकते हैं। किसका फॉर्मूला निकालना है? वेलोसिटी का। भी लिख दिए वेलोसिटी के लिए, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी यहीं पर भी लिख दे। या भी का फॉर्मूला निकालना है फोर्स, मास और लेंथ के टर्म में बच्चों। तो वेलोसिटी F का पावर A, मास का पावर B, L का पावर C, XYZ कोई भी लेटर माना जा सकता है 3 गो। हम ABC मान लिए, ABC अननोन है, यही निकालना है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकल गया तो समझ लो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। किसके टर्म में? फोर्स, मास और लेंथ के टर्म। तो इतनी बात समझ गए। अभी यह 1 मान लें। यूजिंग डायमेंशन ऑफ, सारे का डायमेंशन आपको आना चाहिए, तब सवाल जाके बनेगा। तो यूजिंग डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज कर दे। इन इक्वेशन 1 वी हैव, चलिए वेलोसिटी का डायमेंशन मेरा बच्चा LT-1, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, m0 लिखा जा सकता है। LHS हो गया। RHS में फोर्स, फोर्स का डायमेंशन MLT-2 होल का पावर A, मास का पावर B, लेंथ का पावर C। अब मास का पावर A, मास का पावर B, तो A प्लस B, L का पावर A, L का पावर C, तो A प्लस C, T का पावर -2A। मैं एक प्रिंसिपल बताया बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। LHS में जितना मास का पावर होगा RHS में भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पावर ऑन बोथ साइड्स। A प्लस B बराबर 0। क्यों लिखा? तो मास का पावर RHS में A प्लस B, LHS में 0, तो दोनों इक्वेट किए। A प्लस C वन एंड बोलो बच्चों -2A बराबर
-1, टी का पावर -2 है -1। ए बराबर क्या निकल कर आया बच्चों 1/2। ये जब निकल गया तो इस फार्मूला से क्या होगा, नाउ बी के जगह माइनस है तो -1/2 एंड सी के जगह 1 माइनस है 1 माइनस 1/2 1/2 तो सी बराबर 1/2। अब इस ए बी सी का वैल्यू दिस ए दिस बी एंड दिस सी इक्वेशन 1 में डाल दें तो हम लोग को वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, फोर्स मास और लेंथ। ये कंसेप्ट हो गया कि एक क्वांटिटीज कई क्वांटिटी पर 3 क्वांटिटी पर सबका डायमेंशन लिख दो, सबका पावर मान लो, सॉल्व करो इक्वेशन, जो पावर आएगा उसको पुट कर दो तो हमको फार्मूला डिराइव हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। इतनी बात हो गई। अब इसमें लास्ट लाइन एक जोड़ दे, putting the value of A, B and C in equation 1 we get V बराबर F का पावर A बराबर 1/2, फिर से M का पावर B इज -1/2 और L का पावर C भी 1/2। मन में भ्रम हो तो वेलोसिटी का LT-1 होता है, फोर्स का MLT-2 होता है, सबको पुट कर दे तो यार इसमें भी LT-1 आना चाहिए। करके देखिए, आएगा ही आएगा। अगर सही बना है तो आएगा, नहीं आया है तो गलत हो गया, फिर चेक करो, प्रोसेस यही होगा। तो इस तरह बात है, ये सब सही होगा, ये सही। अगर मन में ना आया तो मैं बोला ना LHS LT-1, RHS फोर्स का तो MLT-2 पावर हाफ। करना नहीं है हर जगह, M का पावर -12 L का पावर हाफ। यहाँ से क्या होगा, M का पावर हाफ L का पावर हाफ T -1 M का पावर -12 L का पावर हाफ, या +12 -12 M में तो M का पावर 0, L का पावर हाफ L का पावर हाफ तो 1 और T का पावर तो LT-1 LHS के बराबर हो गया। शॉर्ट में मार दिए डायमेंशन ऑफ LHS डायमेंशन ऑफ RH, तो सही है। तो ये सही बना, चेक करने का तरीका हो गया। तो इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जहाँ कॉन्फिडेंस गड़बड़ाए तो आप एक बार चेक करने में भलाई, तो भले चेक कर लेना चाहिए। तो इस तरह का सवाल हुआ। अभी इस पर और ढेर सारा सवाल अभी हम बताने जा रहे हैं। If pressure P of liquid column of height h is given as P रो का पावर A, G का पावर B, H का पावर C, where rho is density of liquid, G is acceleration due to gravity, फिर प्रीवियस लेक्चर में मैं बताया G का वैल्यू। FPS सिस्टम में क्या लिखाया था, 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर को जब सवाल सब बनाएंगे हम लोग आगे काइनेमेटिक्स सब में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, अगर FPS सिस्टम में होगा तो उसको
32.2 न लेकर 32 लेंगे अप्रॉक्सीमेट। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला को 10 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट। वो दिया रहेगा, जैसा वैल्यू रहेगा वैसा, लेकिन आपको जी का वैल्यू याद होना चाहिए, हर जगह बार बार रिपीट होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए बी एंड सी, ए बी सी का वैल्यू निकालना है। इस फार्मूला को हम लोग P बराबर रो जी एच के रूप में जानेंगे आगे हाइड्रोस्टैटिक्स में और भी डिफरेंट चैप्टर सब में। तो जिस बच्चे को याद रहता है उसका वैल्यू याद हो गया कि ए और बी और सी इस फार्मूला में 1 1 1 आएगा। लेकिन अभी हम लोग शुरुआती दौर में फार्मूला भी मान लो नहीं पता है, तो तरीका क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन फोर्थ यूज पर ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, फार्मूला मिल गया। लेकिन यहाँ सवाल में सीमित है कि ए बी सी का वैल्यू निकालना, ए बी सी का वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, फार्मूला भी निकल गया। तो सॉल्यूशन में कैसे करोगे सो देखो, यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, कोई फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है फार्मूला को। अब इसमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो मैं लिखूँगा यूजिंग dimension of different physical quantities, different physical quantities, using dimension of different physical quantities in given equation या given formula। ये given formula है। P is pressure, तो प्रेशर का डायमेंशन ml-1 T-2। पहले तो ये चारों का डायमेंशन आएगा तभी आपको सवाल बनेगा, इससे नहीं। तो क्या होगा, प्रेशर हो गया, डेंसिटी का डायमेंशन। फिर क्लासेस रहता है जिसमें बच्चे रहते मेरे साथ, तो वो बोलता है, चाहे लाइव क्लास में रख लेता तो आप वहाँ से बोलते डेंसिटी का ml-3 मास बाई वॉल्यूम, तो ml-3 लिखेंगे होल का पावर a। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है LT-2 होल का पावर क्या चीज़ b। और h हाइट है, तो लेंथ में बोला था, लेंथ ब्रेथ हाइट रेडियस सरकमफेरेंस, जिसको लेंथ के स्केल पर मापेंगे उसको L से लिखेंगे, तो L होल का पावर c। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का यहीं पर मैं देखा हूँ, मास का पावर a, कहीं नहीं है मास और, तो मास का पावर a हो गया। लेंथ का पावर -3a और b, तो प्लस b हो जाएगा, और कहीं नहीं सॉरी यहाँ भी है, तो प्लस c हो गया। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है, और t तो -2b, और कहीं नहीं है टाइम, बस एक ही जगह है। अब इक्वेट करो बच्चों, कौन प्रिंसिपल बोले, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। पहले इतनी बात समझ गए भैया, 4 क्वांटिटी है, चारों क्वांटिटी का डायमेंशन लिख देना है इसी फार्मूला में, और इक्वेशन सॉल्व करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देना है। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद एबीसी का वैल्यू निकल जाएगा। बस सवाल का डिमांड वहीं तक है, लेकिन हम लोग एबीसी का वैल्यू पुट कर देंगे इस फार्मूला में, तो प्रेशर का फार्मूला मिल जाएगा रो जी एच के टर्म। तो लिखना है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ए बराबर 1, मास का पावर ए, मास का पावर 1 LHSR, ए बराबर 1 निकल चुका। दूसरा में -3a प्लस b प्लस c बराबर -1, एंड थर्ड में क्या होगा, -2b बराबर -2, -2b बराबर -2, b बराबर 1, a भी 1 b भी 1। अब इस a b का वैल्यू इसमें डाल दो तो क्या होगा बच्चों, फाइनली -3 a के जगह 1 प्लस b, तो b के जगह 1 प्लस c बराबर -1। क्या होगा c बराबर, यहाँ -2 बचेगा, +2 हो जाएगा, +2 और -1 तो 1 बचेगा। हो गया a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। फार्मूला पूछे
तो P बराबर रो जी एच। बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला है, बार बार यूज करना पड़ेगा कि प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम, किसी है ना, कोई ट्यूब है, कोई बर्तन है जिसमें H हाइट तक प्रेशर लिक्विड भरा हुआ है, तो उसके पेंदी पर प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। यह रो है डेंसिटी, मरकरी की जनरली बात करते हैं बच्चों, मरकरी का डेंसिटी लिखा जाएगा 13.6 ग्राम पर सीसी। जी 980 लेंगे, H 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी स्केल, फिजिक्स केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड प्रेशर बोले तो वही वैल्यू निकल कर आएगा 10 का पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट NTP बोलते हैं। तो इस सारे सवालों को ये एप्लीकेशन था, यूजेस ऑफ डायमेंशन था, और जहाँ जहाँ कमी हुआ वो ड्रॉबैक कहलाएगा, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। तो मैं अगले लेक्चर में 4 लाइन 5 लाइन 4-5 पॉइंट लिखा दूंगा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन का, और तब मैं फिर क्या करूंगा, ऐसा डायमेंशन बताऊंगा जो हमारा 12 में ज़्यादा काम देगा, 11th + 12 मिलाकर होगा, है ना। वो फाइनल लॉग ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशंस के व्यू से भी बोला जा सकता है, और 12 की क्लासेस के को नज़र में रखकर हम लोग उसका यूज करेंगे। तो मैं बोला 10th वाला फार्मूला सब आपको जितना ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस, ये सब पोटेंशियल, ये सब जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वोल्ट, ओम, एम्पियर, है ना, टेस्ला, ये किसका यूनिट सब है, सब आपको याद होना चाहिए। तो 10th की चीज़ को थोड़ा रिवाइज, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा बच्चों, पढ़ो बार बार 10th के नीचे की चीज़ को रिवाइज करते रहो, वो आपके मेमोरी में एकदम हर हमेशा रहना चाहिए, और उसी के आधार पर नींव वही है हम लोग का, और उसी पर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रोक रहा हूँ, है ना, लंबा लंबा लेक्चर होते जाएगा, लेकिन अभी जितना है सब रिपीट करने वाला चीज़ है। आपको फार्मूला सब ऐसा मिलेगा जो कभी पढ़े भी नहीं हैं, जैसे स्टीफेंस कांस्टेंट आज के लेक्चर में मैं बताया, है ना। तो स्टीफेंस कांस्टेंट का वैल्यू याद करना सिखाया था, 5, 6, 7, 8 डायरेक्ट बोला था, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, तो 5.67 × 10 का पावर -8 यूनिट बहुत, है ना, इम्पोर्टेंस रखेगा डायमेंशन लिखने में भी, और ऐसे भी बहुत सारे केसेस में। तो यूनिट में बताया था वाट मीटर -2 K -4, तो वाट पावर का ऐसा यूनिट है, पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम, ये सब बोलते रहो। डायमेंशन लिखने के लिए 5 लेटर MLT AK मैं बोला था, मेरा नाम है आदर्श कुमार, है ना, A और K 2 लेटर, मेरा नाम से नहीं मतलब है, एम्पियर और केल्विन से आया है, लेकिन याद करने का है कि आदर्श कुमार सर का लेक्चर है, तो A और K 2 लेटर तो एक्स्ट्रा जो सर सिखाए थे, A और K सिखाए थे। तो इस तरह से आप याद करोगे तभी होगा। पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, बहुत बड़ा क्लू है। साइन थीटा, कॉस थीटा, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। अब उसका डायमेंशन नहीं होता है तो उसको डायमेंशनल मेथड से फार्मूला में हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते हैं, तो लिमिटेशंस में मैं लिखा दूंगा, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। तो मुझको लगता है मैं कुछ सिखा पाया आपको डायमेंशन लिखने का तरीका, यूजेज ऑफ डायमेंशन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ का प्रॉब्लम आपको देखना पड़ेगा, तो अब आगे हम लोग बात करेंगे। तो इस चैप्टर में अभी बहुत सारा चीज़ सिखाना है, एरर इन मेजरमेंट और वो सारी बात आगे लेके चलना है। सिग्निफिकेंट डिजिट आप पढ़ेंगे फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, तो मैं बोल बोल कर क्या करूँगा, प्रॉब्लम दे देकर समझा के आपको ले चलूँगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, ओके बच्चा।